आज के इस वीडियो में हम मैक्सिमैक्स मैक्सिमिन रूल फॉर डिसीजन मेकिंग पे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैक्सिमैक्स की बात की जाए तो लास्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा फिर से रिवाइज किया जाए तो बेसिकली ये बेस्ट केस में से लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करता है और उसको इंक्रीज करता है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो ये रूल मैक्सिमम आउटपुट को मैक्सिमाइज करता है, मतलब मैक्सिमम आउटपुट को पहले सिलेक्ट किया जाएगा, उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे इस रूल के मुताबिक, और ये बेस्ट केस में इस्तेमाल होता है। और ये जो रूल है ये ज्यादातर जो रिस्क टेकर्स हैं वो अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो रिवॉर्ड है वो बढ़े, इसलिए वो रिस्क को लेने से गुरेज नहीं करते। दूसरा जो रूल है वो है मैक्सिमिन का, जो ज्यादातर वर्स्ट केस में इस्तेमाल किया जाता है कि मैक्सिमाइज करें मिनिमम आउटपुट को। इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि ये मैक्सिमम आउटपुट लेता है और यहाँ पे ये मिनिमम को लेके उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो रूल है ये ज्यादातर रिस्क अवॉइडर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए रिस्क अवॉइडर्स की ये कोशिश होती है कि वो मिनिमम प्रॉफिट को भी मैक्सिमम करें। तो यहाँ पे ये वही रूल बता रहा है कि वर्स्ट केस में से लार्जेस्ट वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है। अब इन्हीं दो रूल्स की बेसिस पर अगर हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम दी गई है फजल इंटरप्राइजेस की, जिसके लिए कहा गया है बाय यूजिंग मैक्सिमैक्स एंड मैक्सिमिन रूल फॉर डिसीजन मेकिंग सिलेक्ट द कैपेसिटी ऑफ परचेजिंग यूनिट एंड सिलेक्ट द क्वांटिटी टू परचेज अंडर बोथ रूल्स। दोनों रूल्स में देखना है कि कंपनी ने कौन सी क्वांटिटी परचेज करनी है, मतलब डिसीजन जो लेना है वो परचेज यूनिट्स पर लेना है। साथ ही साथ फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है कि फजल इंटरप्राइजेस वांट्स टू मेक अ डिसीजन रिगार्डिंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स टू बी परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। वो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना चाहती है कंपनी। इट हैज फॉलोइंग 4 ऑप्शंस टू कंसीडर फॉर परचेज। उसके पास ये 4 ऑप्शंस हैं जिसके लिए उसने परचेज को कंसीडर करना है। 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 4 और 9000 यूनिट्स, ये 4 तरह की परचेजिंग यूनिट्स हैं जिनके लिए मार्केट डिमांड्स दी गई है 1000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स और 9000 यूनिट्स। मतलब मार्केट डिमांड का इस परचेज यूनिट से उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ इसके आगे लिखी गई हैं कि मार्केट डिमांड ये है और परचेज यूनिट्स ये दी गई हैं। एंड देयर आर 3 पीसेस ऑफ and the company has to make decision for capacity of purchase। कंपनी ने capacity of purchase से related decision लेना है। The following data related to sale and cost is given below। सेल और परचेज कॉस्ट दी गई है जिसमें सेल प्राइस पर यूनिट 10 रुपीज है और परचेज कॉस्ट 6 रुपीज पर यूनिट गिवन है। अब इसी सारे सिनेरियो के बेसिस पर पहले हम एक कंट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे इस डिमांड और परचेज यूनिट के बेसिस पर, और उसके बाद फिर डिसीजन रूल्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, कंट्रीब्यूशन टेबल, और इसमें जो डिसीजन हमने लेना है वो है नंबर ऑफ यूनिट टू बी परचेज से रिगार्डिंग, इसलिए डिसीजन को हमने इस जगह पर लिख दिया और 4 तरह की यूनिट्स हमें दी गई हैं जिनसे रिलेटेड हमने डिसीजन लेना है 1000, 2000, 4000 और 9000। यहाँ पर डिमांड दी गई है 1000, 3000 और 9000। अब हमने इन नंबर ऑफ यूनिट और इन डिमांड से रिलेटेड यहाँ पर इस तरह से, मतलब 1000 यूनिट्स का परचेज करनी है और 1000 यूनिट्स डिमांड है। इसके बेसिस पर यहाँ पर चारों ऑप्शंस में हमने इनके कंट्रीब्यूशंस लिखने हैं। अब कंट्रीब्यूशंस के लिए हम यहाँ पर मजीद एक वर्किंग कर लेते हैं जिसमें जो डिमांड दी गई है वो 3 तरह की डिमांड है 1000, 3000 और 9000 यूनिट्स की, और यहाँ पर 1000 यूनिट्स जो डिसीजन लेना है वो 1000 यूनिट्स कैपेसिटी परचेज पे लेना है। अब इसी तरह क्या करेंगे कि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देंगे और फिर हम लिख देंगे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेल प्राइस को देख लेते हैं। क्वेश्चन में 10 रुपीज पर यूनिट सेल प्राइस दी गई है और परचेज कॉस्ट दी गई है 6 रुपीज पर यूनिट की। तो यहाँ पे अब हम ये कंट्रीब्यूशन टेबल है, इसमें क्या करेंगे कि 1000 की डिमांड है और उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। तो यहाँ पर 10 रुपीज क्योंकि डिमांड के मुताबिक सेल्स होंगी, तो अभी हमारे पास कैपेसिटी भी सिर्फ 10
10,000 की है, तो मतलब 1,000 की है, तो 1000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी सेल्स आ गई 10,000। इसी तरह 1000 की परचेज यूनिट सिर्फ 1000 परचेज अभी हम कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी हम 1000 पे चल रहे हैं और 6 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट है। तो ये आगे हमारे पास 10,000 माइनस 6,000 करके 4,000 रुपीज कंट्रीब्यूशन फॉर 1000 डिमांड और 1000 कैपेसिटी पर। इसी तरह से अब अगर 3000 डिमांड देखी जाए तो डिमांड तो 3000 है लेकिन कैपेसिटी सिर्फ 1000 यूनिट्स की परचेज की है, तो हम यहाँ पर कैपेसिटी वाली यूनिट्स को लेंगे 1000, इसको भी इसी तरह 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही साथ यही वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे और जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो जब हम इसको लेस करेंगे तो वो 4,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 1000 यूनिट से रिलेटेड। इसी तरह नेक्स्ट में भी हम देख सकते हैं कि 9,000 की डिमांड है लेकिन कैपेसिटी सिर्फ 1000 की है, तो हम 1000 पे ही कंट्रीब्यूशन को फाइंड कर लेंगे क्योंकि उससे ज्यादा ना परचेज कर सकते हैं और अगर परचेज नहीं कर सकते तो डिमांड को भी मीट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर भी एग्जैक्ट यही जो फिगर्स हैं उनको हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 1000 यूनिट्स के लिए कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया जो कि 4,000, 4,000 और 4,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इस कंट्रीब्यूशन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे कि 1000 यूनिट्स पर 4,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आया है अगर डिमांड 1000 है, अगर डिमांड 3000 है तब भी 4000 का कंट्रीब्यूशन आया है और अगर डिमांड 9000 है तब भी 4000 का कंट्रीब्यूशन आया है। इसी तरह से जिस तरह अभी हमने कैलकुलेट किया है अब हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेते हैं 2000 यूनिट्स पर और उसके लिए भी हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। अब डिमांड दी गई है 1000 यूनिट्स की और टोटल यूनिट परचेज कितनी की जाएंगी 2000 यूनिट्स। तो जब भी सेल्स लेनी है वो डिमांड को मद्देनजर रखते हुए लेनी है कि मतलब 1000 से ज्यादा डिमांड नहीं है तो सेल 1000 से ज्यादा यूनिट्स की नहीं हो सकती, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज की सेल्स आ गई। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट को अब थोड़ा सा गौर से समझेंगे कि 2000 यूनिट्स की कैपेसिटी है तो परचेज हम 2000 यूनिट्स ही करेंगे क्योंकि हम इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 6 रुपए है, तो ये हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करके नेगेटिव 2,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो डिमांड है इसको जरा और गौर से हम समझते हैं कि यहाँ पर डिमांड दी गई है 3000 यूनिट्स की लेकिन 2000 यूनिट्स ज्यादा जब परचेज नहीं कर सकते तो फिर 2000 यूनिट्स पर सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कि आ जाएगी 20,000 रुपए। इसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट अब जो लगेगी वो भी 2000 रुपए पे लगेगी 6 रुपए और इसके मुताबिक जब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ गया 8,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन। लास्ट है अब 9,000 यूनिट्स की डिमांड, तो डिमांड अब 9,000 की है लेकिन अभी भी हमारे पास जो यूनिट्स की अवेलेबिलिटी है वो 2000 यूनिट्स की ही है, तो 2000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20,000। इसी तरह अब परचेज तो 2000 यूनिट्स ही करनी है हर हाल में, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से तो ये आ जाएगा हमारे पास अब कंट्रीब्यूशन, जब इसको लेस करेंगे तो 8,000 रुपीज का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो मतलब इन दो सिनेरियोज में हमने ये समझा कि जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको यहाँ हम इस जो कैपेसिटी परचेज करनी है उससे रिलेटेड उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, लेकिन डिमांड को हम देखेंगे कि अगर कैपेसिटी से बढ़ रही है डिमांड तो डिमांड को रोक के कैपेसिटी पर ही उसकी जो यूनिट्स हैं उनको कर देंगे और उसके बेसिस पर वेरिएबल कॉस्ट को डिटरमिन कर लेंगे। अभी तक हमने सिर्फ 2 यूनिट्स तक की कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट किया है और हमने अब इससे आगे मजीद 2 यूनिट्स को कैलकुलेट करना है जो कि 4000 कैपेसिटी है और 9000 की कैपेसिटी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि मजीद इसको कैलकुलेट करके किस तरह से मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन पर डिसीजन मेकिंग की जा सकती है।